मेसी वर्सेस रोनाल्डो के बाद दूसरा जो टॉपिक फुटबॉल फैंस के बीच में कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई कराता है वो है बैलन डोर। बैलन डोर एक बड़ा ही टची सब्जेक्ट है, बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, जहां पे प्लेयर की काबिलियत या उसकी अचीवमेंट या उसकी लेगेसी ना इस अवार्ड के बेसिस पे जज की जाती है, जो कि बहुत गलत है इन माय ओपिनियन। और ऐसा क्यों है उस पर मैं ओपिनियन आगे दूंगा इस वीडियो में, बट समय आ चुका है अब इसके बारे में बात करने का, क्योंकि हमें हमारे 30 बैलन डोर के नॉमिनेशंस मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2025 का बैलन डोर किस खिलाड़ी को मिलेगा उसकी एक लिस्ट आ चुकी है। इन 30 खिलाड़ियों में से किसी एक को बैलन डोर अवार्ड 2025 से नवाजा जाएगा। तो बैलन डोर की लिस्ट आ चुकी है, इस लिस्ट में से किसे बैलन डोर मिलेगा उसकी बात करेंगे। और एक और चीज़ है इसमें कि कौन से वो प्लेयर हैं जो शामिल नहीं किए गए हैं, जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए था इन माय ओपिनियन, मैं उन पे भी नज़र डालूंगा। अक्सर हम ना सिर्फ उन प्लेयर्स की बात करते हैं जब बैलन डोर की बात होती है कि इन 3-4 प्लेयर्स में से किसे बैलन डोर मिलना चाहिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब से पिछले 4 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ ना, उन प्लेयर्स को हम नज़रअंदाज कर दे रहे हैं जहां पे हमें लगता है कि इन्हें एटलीस्ट रिकग्निशन मिलना चाहिए। चलिए बैलन डोर ना मिले बट रिकग्निशन मिलना चाहिए कि इस बंदे की बात होनी चाहिए ना, जितनी बात हो नहीं रही है जितनी इसकी होनी चाहिए। तो उन बंदों की भी आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मिलेगा किसको वही पता है हमें। देखिए, इट्स अ बोरिंग डिस्कशन। हमें पता है कि वही ओस्मान डेम्बेले, लमीन यमाल, रफीनिया, पेड्री, यही 3-4 प्लेयर्स में से एंड में हमें पता चलेगा कि टॉप 3 कौन होंगे या किसे बैलन डोर मिलेगा। मोस्टली आप सबका डिसीजन भी बन चुका होगा कि बैलन डोर किसे मिलना चाहिए, लेकिन उसके अराउंड और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उस पर एक बार नज़र डालेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ जिसे हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब को हर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है इस बैलन डोर 2025 के लिए। मेरे एज अ चेल्सी फैन के लिए और कई सारे चेल्सी फैंस के लिए, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर एक बार हम नॉमिनेशंस पे नज़र डालें तो एस्तेवो विलियन को कोपा ट्रॉफी के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑल्दो पाल्मेरास के साथ उनका ये साल गया था, लेकिन अगर वो जीतते हैं कोपा ट्रॉफी तो चेल्सी आने वाली है। उसके बाद एंजो मैरेस्का को नॉमिनेट किया गया एज द मेंस टीम कोच ऑफ द ईयर। उसके बाद चेल्सी फुटबॉल क्लब को किया गया है मेंस क्लब ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट। वाइका कप्ताइन को विमेंस कोपा ट्रॉफी के लिए नॉमिनेट किया गया है। हैना हैम्पटन नॉमिनेट हुए हैं याशीन ट्रॉफी के लिए। सोनिया बॉम्पास्टर को नॉमिनेट किया गया है वुमेन्स टीम कोच ऑफ द ईयर के लिए। चेल्सी एफसी वुमेन को नॉमिनेट किया गया है वुमेन्स क्लब ऑफ द ईयर के लिए। कोल पामर को नॉमिनेट किया है मेंस बैलन डोर के लिए। और सैंडी बॉल्टिमोर, लूसी ब्रॉन्स, हैना हैम्पटन और जोआना राइटिंग कॉनरेड को नॉमिनेट किया गया है वुमेन्स बैलन डोर के लिए। तो एक काफी अच्छी चीज चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए। इस सीजन से पहले 2 साल तक मेंस टीम ने काफी स्ट्रगल किया था। वुमेन्स टीम तो कमाल कर ही रही थी, लेकिन मेंस टीम काफी स्ट्रगल कर रही थी, तो उन्होंने भी अपने आप को पिक किया है। 2 ट्रॉफी जीती इस सीजन, चैंपियंस लीग में फिनिश किया, और एक अच्छा सीजन चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ होल क्लब। तो अब बात करते हैं 30 नॉमिनेटेड प्लेयर्स की। पोजीशन वाइज चलेंगे, गोलकीपर, डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड्स। और सबसे पहले तो बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस है पीएसजी के फैंस को। 30 में से 9 प्लेयर्स पीएसजी के नॉमिनेट हुए हैं। लगभग 1/3 प्लेयर्स पीएसजी से हैं। इस बार मेंस बैलन डोर के नॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही खतरनाक अचीवमेंट पीएसजी के लिए। तो शुरुआत करते हैं गोलकीपर से। गोलकीपर्स में सिर्फ जियान लुइजी डोनारुमा नॉमिनेट हुए हैं बैलन डोर के लिए। और देखिए, इसमें कोई डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक टीम जिसने ट्रेबल जीता, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल तक गए, उनके अगर गोलकीपर को आप नॉमिनेट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। अगर एक टीम ट्रेबल जीतती है तो ऑब्वियसली उस टीम के गोलकीपर ने भी उस सीजन में अच्छा परफॉर्म किया ही होगा। तो डोनारुमा का तो बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं डिफेंडर्स पे। तो यहां पर 4 डिफेंडर्स नॉमिनेट हुए हैं, और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात है। 4 डिफेंडर्स जो नॉमिनेट हुए हैं वो हैं वर्जिल वैन डाइक, अशरफ हकीमी, डेंजल डम्फ्रीज और नूनो मेंडिस। मेरे लिए शॉकिंग बात यह है कि 2 डिफेंडर्स विलियन पाचो और एलेसांद्रो बास्तोनी को नॉमिनेट नहीं किया गया है इस बार बैलन डोर के लिए। सबसे पहली बात तो 2 सेंटर बैक्स जिन्होंने चैंपियंस लीग का फाइनल खेला, जिनका पूरे सीजन बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा अपनी टीम्स के लिए, विलियन पाचो और एलेसांद्रो बास्तोनी, आपने उन दोनों को ही नॉमिनेट नहीं किया। और बात सिर्फ चैंपियंस लीग फाइनल खेलने की नहीं होती, बात ओवरऑल इंपैक्ट की होती है कि थ्रू आउट द सीजन किस कंसिस्टेंसी से परफॉर्म किया इन प्लेयर्स ने और इनका इंपैक्ट क्या रहा है। तो अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर का सीजन, चलिए उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती कोई, लेकिन वो टाइटल रेस में एंड तक थे। अगर हम सीरिया टाइटल रेस की बात करें, चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचे, एक टाइम पर ट्रेबल जीतने के चांसेस थे इंटर के। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि उनका सीजन बहुत खराब गया है। तो एक प्लेयर जो आप कह सकते हैं कि इंटर के प्लेयर ऑफ द सीजन के दावेदार थे, एलेसांद्रो बास्तोनी,
उनको आपने नॉमिनेट क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। एक और चीज ये है कि डमफ्रीज का पोस्ट जनवरी सीजन काफी अच्छा था, लेकिन उसके पहले उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था और इंटर के फैंस खुद ही नाखुश थे डमफ्रीज की परफॉर्मेंस से कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहीं अगर हम बास्तोनी की बात करें तो बास्तोनी सीजन लेफ्ट विंग बैक पे खेले, लेफ्ट बैक पे खेले, सेंटर बैक तो वो खेलते ही हैं, मल्टीपल पोजीशंस में खेले, वो अच्छा खेले। फायनूड के अगेंस्ट उन्होंने एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी थी जब वो लेफ्ट बैक खेले थे उनके अगेंस्ट चैंपियंस लीग में। तो मेरे लिए तो बास्तोनी इंटर के बेस्ट प्लेयर थे इस सीजन, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डमफ्रीज, मेरे ख्याल से डमफ्रीज से बेटर सीजन बास्तोनी का गया था। सेम मैं बात विलियन पाचो के लिए कहूंगा। मेरे लिए विलियन पाचो आराम से टॉप 5 सेंटर बैक्स में थे इस साल यूरोप में। और एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी उस क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में, जहां पे चेल्सी ने उधेड़ के रख दिया था पीएसजी को, विलियन पाचो अवेलेबल नहीं थे उस फाइनल के लिए क्योंकि उन्हें रेड कार्ड मिल गया था। पाचो की जगह खेल रहे थे बिराल्डो। अगर पाचो होते तो क्या पता पीएसजी सिर्फ 1-0 से ही हारती, लेकिन विलियन पाचो की कमी काफी ज्यादा खली पीएसजी को उस क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में। और मजाक से हटके अगर मैं बात करूं तो विलियन पाचो ने अगेन बहुत ही ज्यादा इमेंस रोल प्ले किया था पीएसजी की सक्सेस में इस सीजन। नूनो मेंडेस की अगर हम बात करें, नूनो मेंडेस जो कहर मचाते हैं पीएसजी के लिए और जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनको फ्रीडम मिलती है विलियन पाचो की प्रेजेंस से। अगर पाचो नहीं खेलते हैं तो न्यूनो मेंडेस के लिए खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको अपना गेम चलाना मुश्किल हो जाता है पाचो की एब्सेंस में। तो मैं अगर पर्सनली नॉमिनेट कर रहा होता डिफेंडर्स इस सीजन बैलन डोर के लिए तो पाचो और बास्तोनी का नाम तो जरूर डालता। कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं जैसे इनिगो मार्टिनेज बार्सिलोना से, मार्क कुकुरेया चेल्सी से, काफ़ी अच्छा सीजन रहा कुकुरेया का भी। उसके अलावा अगर हम नापोली से बात करें तो मथायस ओलिवेरा, उन्होंने भी काफ़ी इंप्रेस किया। लेकिन हमें पता है कि ये अवार्ड ना फ्रंट हैवी बहुत ज़्यादा है और उसकी भी मैं बात करूंगा आगे, तो इतने ज़्यादा डिफेंडर्स ऑब्वियसली नहीं आ पाते लिस्ट में। अब चलते हैं मिडफील्डर्स की तरफ। तो मिडफील्ड से नॉमिनेट होने वाले खिलाड़ी हैं विटीनिया, फ्लोरियन वर्ट्स, स्कॉट मैकटोमने, डेक्लन राइस, जूड बेलिंगम, पेड्री, कोल पामर, फाबियन रुइस, जाओ नेवेस, अलेक्सिस मैकेलिस्टर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी क्या प्रॉब्लम है बैलन डोर से। अब आप बोलेंगे कि भाई तुम तो बायस्ड हो जाते हो चेल्सी के लिए। मैं ये कहता हूँ कि चेल्सी के जो बेस्ट प्लेयर थे इस सीज़न वो कोल पामर नहीं थे। चेल्सी के बेस्ट प्लेयर इन माय ओपिनियन वाज मोइसेस काइसेडो। पामर की एब्सेंस में जब पाल्मर को इंजरी हो गई थी या पाल्मर आउट ऑफ फॉर्म थे, बीच में एक ऐसा फेज आया था जहां पे पाल्मर का ना गोल कंट्रीब्यूशन आ रहा था ना किसी तरीके का इंपैक्ट था गेम में। एक बंदा जिसने मिडफील्ड को होल्ड करके रखा हुआ था ग्लू की तरह, वो थे मोइसेस काइसेडो। मोइसेस काइसेडो ने 38 के 38 मैचेस खेले इस सीज़न और 2019 के बाद एस्पिलिक्वेटा के बाद पहले प्लेयर बने चेल्सी के जिन्होंने 38 के 38 गेम स्टार्ट किए इस सीज़न और मोस्टली सारे गेम्स ही फिनिश किए। अगर हम उनका क्लब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देख लें या ओवरऑल चेल्सी के लिए परफॉर्मेंस देख लें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को बीच में ऐसा फेज आया था जब हम पाल्मर के बिना भी मैनेज कर रहे थे, लेकिन काइसेडो के बिना हम मैनेज नहीं कर पाते। एक इंजरी हो जाती काइसेडो को और हम सड़क पर आ जाते। और काइसेडो को तो चेल्सीज प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। तो मेरे ख्याल से अगर काइसेडो को आप नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं तो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं आप। और मेरे लिए मोइसेस काइसेडो हैड टू बी देयर इन द बैलन डोर नॉमिनेशन। मैं अगेन पाल्मर के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं क्यों कहूँगा, बिकॉज ही इज़ अ प्लेयर दैट आई एब्सोल्युटली लव और मेरा ही प्लेयर है भाई, चेल्सी के लिए ही खेलता है कोल पामर, आई नो। बट यहाँ पे मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि पाल्मर का सीजन काइसेडो से अच्छा था। तो हो सकता है थोड़ी रीसेंसी बायस रही हो क्लब वर्ल्ड कप वाली, ये मेरा पॉइंट है। सेम मैं आऊँगा जूड बेलिंगम पे। अब देखिए दोस्तों, जो भी रियल मैड्रिड के भाई बंधु हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ एक डिस्कशन कीजिए मुझसे कि आप खुद दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या बेलिंगम का सीजन वेलवर्डे से बेटर गया था। अब देखिए, मैं वीक इन वीक आउट नहीं देखता हूँ रियल मैड्रिड को, लेकिन काफ़ी मैंने मैचेस देखे हैं इस सीज़न रियल मैड्रिड के, ठीक है। तो क्या आप कह सकते हैं कि वेलवर्डे का नहीं होना बनता है इस बैलन डोर नॉमिनेशन में, और किस बेसिस पे आपने जूड बेलिंगम को वेलवर्डे से ऊपर रख दिया? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जूड बेलिंगम खराब प्लेयर है, मेरा बस ये कहना है कि आप किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि जूड बेलिंगम का सीजन वेलवर्डे से बेटर गया है। क्योंकि जो नॉमिनेट हुए हैं प्लेयर्स, मतलब आपने एक तरीके से मार्कर सेट कर दिया ना कि ये 30 बेस्ट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के। लास्ट सीजन इन 30 प्लेयर्स का बेस्ट सीजन गया था, ठीक है। मतलब जो फुटबॉल में अगर आप देखेंगे तो इन 30 से बेटर प्लेयर्स नहीं थे, बाकी होंगे 31, 32, 33 पोजीशन पे। तो वेलवर्डे का सीजन बेलिंगम से भी खराब गया था क्या, या बेलिंगम का सीजन अच्छा गया था वेलवर्डे से? तो मेरे लिए ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इस बैलन डोर अवार्ड की ना, इस बैलन डोर नॉमिनेशन की ये प्रॉब्लम है। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी लास्ट सीजन भी कि विनीशियस को नहीं मिला, रॉड्री को मिल गया, या कार्वाहाल को नहीं मिला, जूड बेलिंगम को नहीं मिला, रॉड्री को कैसे दे दिया। वो जो टॉप 3-4 फुटबॉलर्स है ना, वो सेम ब्रैकेट में है।
जैसे इस सीजन भी अगर आप यमाल को दे देंगे, रफीनिया को दे देंगे, पेड्री को दे देंगे या डेम्बेले को दे देंगे, मेरे लिए चारों सेम है, बिकॉज चारों का ही बेहतरीन सीजन गया था और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया चारों ने। एक मैं चुनूंगा इनमें एंड में वीडियो के, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि लास्ट सीजन भी अगर हम बात करें तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वेलवर्डे 7th या 8th आ रहे हैं, जो भी उनकी रैंकिंग थी लास्ट ईयर। अगर हम बैलन डोर की बात करें तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे रियल मैड्रिड की सक्सेस का। मेरे हिसाब से तो वेलवर्डे के बिना रियल मैड्रिड की मिडफील्ड फंक्शन नहीं कर सकती है। आई एम अ ह्यूज वेलवर्डे फैन, थोड़ा हो सकता है बायस आ रहा हो यहाँ पे, बट ये जो क्राइटेरिया डिसाइड हो रहा है ना, इससे थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। तो वेलवर्डे मेरे लिए दोस्तों होने चाहिए थे इस नॉमिनेशन में। बाकी जिसकी जैसी ओपिनियन, सबका ओपिनियन वाजिब है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन किसी प्लेयर को इस लिहाज से ऊपर दिखा देना कि तो बैलन डोर में नॉमिनेट हुआ है और एक पर्टिकुलर प्लेयर बैलन डोर में नॉमिनेट नहीं हुआ और उसको कह देना कि ये प्लेयर खराब है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है दोस्तों। चाहे हम पाल्मर काइसेडो के केस में बात करें, चाहे वेलवर्डे बेलिंगम के केस में बात करें। यहीं पे ही अगर हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात करें अगेन, तो मैं बात करना चाहता हूँ होसुआ किमिक की, बायर्न म्यूनिक से। मेरे हिसाब से किमिक का सीज़न काफ़ी अच्छा गया था। निको बरेला नहीं है, अगेन बास्तोनी वाला लॉजिक दूंगा मैं निको बरेला के लिए। अगर हम इंटर मिलान की बात करें, क्योंकि इंटर मिलान ट्रॉफी नहीं जीत पाई ना, तो रीसेंसी बायस यहाँ पे किक इन कर गया है और इंटर को ना एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया है। इंटर मिलान का बहुत तगड़ा सीज़न गया था दोस्तों, एंड अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ का ब्रंट भुगत रही है इंटर मिलान। फिर एंजो फर्नांडिस का भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन एंजो फर्नांडिस का ना आधा सीजन ही अच्छा गया था इन माय ओपिनियन। जो कंसिस्टेंसी हमें एंजो से दिखी थी ना, पोस्ट जनवरी ज़्यादा हमें देखने को मिली थी। इनिशियल पार्ट ऑफ द सीजन में थी, फिर बीच में एक फेज आया था जहाँ एंजो थोड़ा गायब हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर एंड ऑफ द सीजन तक एंजो ने बहुत अच्छा खेला। बट ठीक है, अगेन जैसा मैंने कहा फॉरवर्ड हैवी अवार्ड है। तो अब चलते हैं अटैकर्स पे, जिनमें से एक अटैकर को ही मिलना है बैलन डोर, हम सबको पता है। तो अटैकर्स की बात कर लेते हैं। तो अटैकर्स में नॉमिनेट किए गए हैं ऑब्वियसली ओस्मान डेम्बेले, डेज़िरे डुए, माइकल ओलीसे, रफीनिया, लमीन यमाल, मोहम्मद साला, किलियन एम्बापे, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, सेरू गुरासी, नाइस टू सी सेरू गुरासी को किया गया इंक्लूड इसमें, हैरी केन, विनीशियस जूनियर, लोतारो मार्टिनेस, विक्टर ग्योकोरेस, क्विचा क्वारत्स्केलिया। अब देखिए फिर मुझे एक इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब तुम बोलोगे भाई तुम्हें तो हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, जूलियन अल्वारेस का नाम क्यों नहीं है इसमें? जूलियन अल्वारेस का कितना अच्छा सीजन गया था एटलेटिको मैड्रिड के लिए, बट आई नो कि जो नाम मैंने लिए हैं उसमें से आप किसको हटा के जूलियन अल्वारेस को डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ ये होती है कि अल्वारेस की अगर हम बात करें तो अल्वारेस के गोल कंट्रीब्यूशन 40+ हैं क्लब एंड कंट्री मिला के। पूरे सीजन में 40+ गोल्स असिस्ट दिए हैं जूलियन अल्वारेस ने। एक ऐसा बंदा जो 75 मिलियन के प्राइस टैग के साथ आता है, आते ही फेस बन जाता है एटलेटिको मैड्रिड का, इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस देता है। अप्रैल तक एटलेटिको मैड्रिड टाइटल हंट में थी। स्लिप अप वो इसलिए कर गए क्योंकि उनके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं थी, जिसके कारण उनको खामियाजा भुगतना पड़ा एंड में, और वो compete नहीं कर पाए बार्सिलोना रियल मैड्रिड के साथ। फिर तो आप कह सकते हैं कि क्या लुतारो मार्टिनेस का सीजन अल्वारेस के लेवल का था? लुतारो का अगेन इंटर में अच्छा इंपैक्ट था, गोल्स भी मारे लुतारो ने, लेकिन अल्वारेस का इंपैक्ट एटलेटिको के लिए ज़्यादा था। तो अगेन वो वाली बात है ना कि किस बेसिस पर डिसाइड हो रहा है, ये थोड़ा सा समझ में मुझे कम आता है। यहीं अगर हम नंबर्स की बात करें, पीएसजी के 9 प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तो विलियन पैचो को नहीं डाला, एक और प्लेयर जिन्हें ये डाल सकते थे वो हैं ब्रैडली बारकोला। अगेन एक ऐसा प्लेयर जिसने 40+ गोल्स असिस्ट दिए हैं इस सीजन, और पीएसजी के लिए फर्स्ट हाफ में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। लोग भूल गए क्योंकि जब डेम्बेले, डेज़िरे डुए और क्वारत्स्केलिया की फ्रंट लाइन खेलने लगी तो लोग ब्रैडली बारकोला को भूल गए, क्योंकि क्वारत्स्केलिया आ गए थे जनवरी में, और जिस तरीके से फिर उन्होंने परफॉर्म किया थ्रू आउट द सीजन पीएसजी के लिए, उनको ट्रेबल जिताने में मदद की, बारकोला कहीं ना कहीं फेड हो गए। बट मेरे ख्याल से बारकोला का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था और उन्हें इंक्लूड किया जा सकता था, बट ठीक है नहीं किया, कोई बात नहीं। बट अगेन कितने नंबर्स प्रोड्यूस करने चाहिए, क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट को आप कैसे मेजर करते हैं, वो सारी बातें मुझे थोड़ी कम समझ आती हैं जब बैलन डोर की हम बात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, 1 करोड़ रुपए का, 7 करोड़ रुपए का सवाल इनफैक्ट, कौन जीतेगा बैलन डोर? तो दोस्तों मैंने थॉट्स तो दे दिए हैं कि कौन नॉमिनेट होना चाहिए था, कौन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन जीतना चाहिए बैलन डोर, इन माय ओपिनियन 4 नाम मैंने कहे, पेड्री, यमाल, रफीनिया, ओस्मान डेम्बेले। मेरे हिसाब से दोस्तों द विनर इज ओस्मान डेम्बेले। आज से 2 या 3 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि ओस्मान डेम्बेले फेवरेट होंगे बैलन डोर जीतने के लिए ओवर किलियन एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड।
एम्बापे और हालैंड से पहले डेम्बेले जीत जाएंगे बैलन डोर। ऑल्दो डेम्बेले का एक्सपीरियंस ज़्यादा है अगर हम इन दोनों प्लेयर्स की बात करें उनसे, बट स्टिल बैलन डोर कॉन्वर्सेशन में होंगे डेम्बेले, किसी ने नहीं सोचा था। तो क्या उनका बार्सिलोना छोड़ने का डिसीजन सही साबित हो सकता है? पता चल ही जाएगा थोड़े महीनों में। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये मैं आपको और बता देता हूँ कि बैलन डोर देने वाली जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है फ्रांस फुटबॉल। फ्रांस फुटबॉल एक मैगजीन है जो डिसाइड करती है, मतलब जर्नलिस्ट वोट करते हैं, बट इट इज़ बेसिकली डन बाय फ्रांस फुटबॉल, जो डिसाइड करते हैं कि बैलन डोर किसे मिलना चाहिए। तो क्यों चाहेंगे कि किसी और कंट्री के बंदे को मिले, तो उन्हीं की कंट्री के बंदे को मिलेगा। तो ये चीज़ भी डेम्बेले के फेवर में जाती है। तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि डेम्बेले को मिल जाएगा, बट अगेन यमाल, रफीनिया, पेड्री में से किसी को मिलता है, आई वुड हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है मुझे कि आपने विलियन पाचो को नॉमिनेट नहीं किया, आपने अलेसांद्रो बास्तोनी को नॉमिनेट नहीं किया, आपने मोइसेस काइसेडो को नॉमिनेट नहीं किया, और आपने जूलियन अल्वारेस को नॉमिनेट नहीं किया। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे बैलन डोर के विषय पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके टॉप 3 कौन है बैलन डोर के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर एंड पीस।